नमस्ते, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं और एकदम ज़बरदस्त हैं। तो सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके प्यारे से परिवार रोज़गार विद अंकित में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल बढ़िया हैं, बिल्कुल मस्त हैं और बिल्कुल ज़बरदस्त हैं। तो जल्दी से आ जाएँ, क्लास के साथ जुड़ जाएँ और क्लास को हम लोग कर रहे हैं शुरू। ठीक है भाई प्यारे बच्चे? चलो, हाँ जी, एएलपी में बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना है, सीट्स इंक्रीज़ हो गई हैं, जस्ट डबल हो गई हैं, ठीक है? तो प्यारे बच्चे, सर की वीडियो भी है इस बारे में, आप चाहें तो रोज़गार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर जाकर सर की वीडियो सर्च कर सकते हो। उसमें सर ने सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताई है, ठीक है? तो भाई बहुत अच्छी खुशखबरी आप लोगों के लिए, आपके जो नंबर ऑफ सीट्स थी वो जस्ट डबल हो चुकी हैं एलपी के अंदर। तो मन लगाकर पढ़ाई करो, सिलेक्शन अब आपसे दूर नहीं है, ठीक है? तो भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत से बच्चों का सपना अब साकार होने वाला है रेलवे में जॉब पाने का, ठीक है? तो सभी को एक बार फिर से हमारा प्यार भरा नमस्कार है बेटा। हरियाणा से, भारत देश के हर राज्य से सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम। तो भाई टॉपिक की तरफ बढ़ लिया जाए। टॉपिक चल रहा है हम लोगों का, आप बताएंगे मैम, अंतःस्रावी तंत्र के बारे में आप हमें पढ़ा रही थी और पिछली क्लास में आपने हमें पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में बताया था। आपने बताया था कि हमारे शरीर में कुल 3 ग्रंथियां हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स्ड। हमने एंडोक्राइन के बारे में भी बात करी थी कल। एग्जाम्पल आपको मैंने बताए थे कि भाई हमारे शरीर की जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो हैं पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रेनल, थाइमस, टेस्टिस एंड ओवरी, ये सब आपको मैंने बताए थे। अगर हम बाह्य स्रावी की बात करेंगे तो इसमें सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, सबसे छोटी आंखों की ग्रंथि अश्रु ग्रंथि, पसीना ग्रंथि, दूग्ध ग्रंथि, लार ग्रंथि, ये सब इसी में आती हैं। और अगर हम लोगों ने मिश्र ग्रंथि की बात करी तो मिश्रित ग्रंथि एक ही थी, पैनक्रियाज। तो हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ रहे थे। तो मैं आपको पढ़ा रही थी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो भाई पिट्यूटरी के बारे में हमने बहुत सारे पॉइंट कल पढ़े थे। तो जो हम लोगों की पिट्यूटरी ग्लैंड है, अधिवृक ग्रंथि है। ये अधिवृक ग्रंथि, सॉरी, ये हमारी पीयूष ग्रंथि है हिंदी में। तो जो हमारी पीयूष ग्रंथि है बेटा, इस ग्रंथि के बारे में हम लोगों को क्या क्या मैडम पॉइंट्स हैं जो पढ़ने हैं। तो पीयूष ग्रंथि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये सबसे आपके शरीर के अंदर आपके ब्रेन में होती है और इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, आपके शरीर की मुख्य ग्रंथि, क्योंकि ये मुख्य हार्मोन निकालती है जो दूसरी ग्रंथियों को कंट्रोल करते हैं। तो इसी के अग्रभाग से निकलने वाले हार्मोन हम पढ़ रहे थे। तो पिट्यूटरी के अग्रभाग के हार्मोन मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी। तो अग्रभाग से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं उनकी हम लोग बात कर रहे थे। एंटीरियर पार्ट से जो हार्मोन निकलते हैं उनकी बात चल रही थी, ठीक है? तो एंटीरियर पार्ट से जो हार्मोन निकलते हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। तो मैम हमने 2-3 हार्मोन पढ़ लिए थे। हमने पढ़ लिया था टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग। हमने पढ़ लिया था एसीटीएच, एड्रीनो कार्टिकोट्रोफिक हार्मोन, और हमने पढ़ लिया था प्रोलैक्टिन। आ जाओ, अब चलते हैं अगले हार्मोन की बात करेंगे। चौथा हार्मोन जो पिट्यूटरी के अग्रभाग से निकलता है यह है प्यारे बच्चे एफएसएच। एफएसएच की फुल फॉर्म क्या है तो आप बताएंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसकी फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एफएचएस की जो फुल फॉर्म होती है वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इसको बोलते हैं पुट्टिका उद्दीपक हार्मोन, हिंदी में पुट्टिका उद्दीपक हार्मोन। पुट्टिका उद्दीपक, पुट्टिका उद्दीपक हार्मोन इसको कहा जाता है। मैम ये हार्मोन क्या काम करता है हमारे शरीर में? तो ये महिलाओं के शरीर में प्यारे बच्चे, जो महिलाओं में महामारी चक्र होता है, महिलाओं में जो अंडे बनते हैं उनसे संबंधित होता है। तो क्या काम करता है? महिलाओं में महामारी चक्र को नियंत्रित करता है। महिलाओं में महामारी चक्र को नियंत्रित करता है। महामारी, ठीक है? तो महिलाओं के अंदर जो महामारी चक्र होता है, महामारी, भैया मैं क्या लिख रही हूँ आज, महामारी चक्र को नियंत्रित करता है, ठीक है? तो ये महिलाओं के अंदर महामारी चक्र को क्या कर रहा है प्यारे बच्चे? नियंत्रित करता है।
ये आपको पूछ सकता है पेपर के अंदर। तो बताएंगे कंट्रोल मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है महिलाओं में, कंट्रोल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो महिलाओं के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, उसी को ये कंट्रोल करता है बेटा। भाई महिलाओं के अंदर आपको पता है हर महीने महामारी चक्र या रक्तस्राव होता है। इस रक्तस्राव को कंट्रोल करने के लिए ही एफएसएच हार्मोन काम करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये काम आपको पढ़ना है इसके बारे में। आए आगे बात करते हैं नेक्स्ट हार्मोन कौन सा है। तो जब हम अगले हार्मोन की तरफ बढ़ेंगे, पिट्यूटरी से निकलने वाला अगला हार्मोन 5वें नंबर पर है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अगला हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट जो पिट्यूटरी से निकलेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग, अब मैडम ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या काम करता है? भाई इसकी फुल फॉर्म तो कोई आपको यही है, कोई शॉर्ट फॉर्म तो है नहीं, पूरा नाम है इसका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मैम ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या काम करता है? तो प्यारे बच्चे इसका भी सेम यही काम होता है जो यहाँ लिखा हुआ है। तो ये दोनों हार्मोन एक साथ मिलकर महिलाओं में एक जैसा काम करते हैं। ये दोनों हार्मोन एक साथ मिलकर महिलाओं में एक जैसा काम करेंगे। तो जैसे कि ये फोटो मैंने आपको कल भी दिखाया था, तो देखो इस फोटो के अंदर आपको हमने पढ़ा कि पिट्यूटरी के अग्रभागों से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो भाई ये रहा टीएसएच, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, है ना। थायराइड ग्रंथि है ये जो लिख ली यहाँ पे तितली के जैसी बन रही है, ये थायराइड है, इसको कंट्रोल करता है। हमने एसीटीएच भी पढ़ लिया प्यारे बच्चे, कल पढ़ाया था आपको एसीटीएच, ठीक है। एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन बताया था, ये आपकी अधिवृक्क ग्रंथि को नियंत्रित करता है, ठीक है। ये आपकी अधिवृक्क ग्रंथि को नियंत्रित करता है प्यारे बच्चे। आगे हम लोग बात करेंगे और अधिवृक्क का भी कौन सा भाग? कॉर्टेक्स वाला पार्ट, कॉर्टेक्स वाला, इस बात को यहाँ लिख लेना, आगे इसको समझाऊंगी। तो अधिवृक्क ग्रंथि के दो हिस्से होते हैं, कॉर्टेक्स और मेड्यूला, ये समझा दूंगी जब आपको पढ़ाऊंगी अधिवृक्क ग्रंथि को। तो अभी कंफ्यूज मत हो, अभी सिर्फ इतना याद रखो कि एसीटीएच क्या कर रहा है? अधिवृक्क ग्रंथि को नियंत्रित। फिर हमने पढ़ा था प्रोलैक्टिन प्यारे बच्चे, पीआरएल जिसको बताया था, पीआरएल ये महिलाओं में दूध निर्माण से संबंधित है ना। फिर हम लोगों ने पढ़ा प्यारे बच्चे एफएसएच और एलएच, देखो दोनों एक साथ दिए हुए हैं, एफएसएच और एलएच। तो ये क्या करते हैं? महिलाओं में ओवरी और पुरुषों में टेस्टिस। तो अभी अभी मैंने आपको लिखवाया महिलाओं में महामारी चक्र को नियंत्रित करते हैं। तो क्या ये हार्मोन पुरुषों के अंदर भी कुछ करेंगे? ऐसे करके प्रश्न आ जाए तो अब एक पॉइंट और आपको ऐड कराऊंगी कि ये पुरुषों में भी, जो पुरुष होते हैं इनके अंदर जो वृषण होते हैं उसके विकास को उत्तेजित करते हैं। यानी महिलाओं में तो अंडाशय को अंडाशय निर्माण की क्रिया को कर रहे हैं, महिलाओं में अंडे बना रहे हैं, और पुरुषों के अंदर ये क्या कर रहे हैं? पुरुषों के अंदर वृषण उत्तेजित, यानी कि वृषण की जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने में हेल्प कर रहे हैं। तो इसका एक ये भी काम होता है। तो ये दोनों हार्मोन एक साथ मिलते हैं आपको और एक ही साथ इनका काम भी आपको पढ़ना होता है। तो इन दोनों हार्मोन का क्या काम हो गया? पहला काम तो यही हो गया कि महिलाओं में क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चे? महामारी चक्र को नियंत्रित कर रहे हैं। लेकिन कई बार पुरुषों में भी इनका काम आपको पूछ लिया जाता है। तो इनका काम में यहाँ पे दोनों का सेम ही है, तो दूसरा लिखवा रही हूँ, पुरुषों में वृषण, पुरुषों में वृषण संरचना का निर्माण, ठीक है। तो पुरुषों में वृषण संरचना का निर्माण करते हैं, यानी पुरुषों में टेस्टिस निर्माण करते हैं, टेस्टिस फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। टेस्टिस फॉर्मेशन, लड़कों के अंदर वृषण निर्माण का कार्य करते हैं, टेस्टिस फॉर्मेशन करते हैं। तो भाई इनके ना जो ये एलएच होता है और एफएसएच होता है, ये दोनों एक जैसे हार्मोन है और दोनों मिलकर महिलाओं में, एक महिलाओं के अंदर ओवरी या अंडाशय को बना रहा है, यानी महामारी चक्र को नियंत्रित कर रहा है। भाई महिलाओं में अंडे बनते हैं तभी महामारी चक्र होता है। तो शॉर्ट में आप लिख सकते हो अंडाणु निर्माण कर रहा है, ऐसे भी लिख सकते हो, अंडाणु निर्माण कर रहा है महिलाओं के अंदर, ठीक है। ओवम फॉर्मेशन कर रहा है, ओवम फॉर्मेशन, ऐसे भी आप शॉर्ट में लिख सकते हो। ओवम फॉर्मेशन कर रहा है, ऐसे भी लिख सकते हो, या ऐसे महामारी चक्र को नियंत्रित करता है। दोनों में से कोई भी लैंग्वेज पेपर में आ सकती है। और दूसरा, यही दोनों हार्मोन मिलकर पुरुषों में वृषण संरचना का निर्माण कर रहे हैं, टेस्टिस बनाने का काम कर रहे हैं।
टेस्टिस क्या होते हैं? तो ऐसे ये महिलाओं की ओवरी है, तो इसका निर्माण कर रहा है प्यारे बच्चे FSH और LH, FSH और LH, ये दोनों, LH की मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये दोनों हार्मोन मिलकर महिलाओं में ये जो पूरा महिलाओं का अंडाशय है इसका निर्माण कर रहे हैं, अंडे बना रहे हैं। और दूसरा, पुरुषों के अंदर ये होते हैं टेस्टिस, तो इन ये दोनों हार्मोन मिलकर पुरुषों में टेस्टिस भी बनाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों हार्मोन महिलाओं के अंदर वृषण और अंडाशय से संबंधित होते हैं। ठीक, समझ में आ गई बात, है ना? आगे बढ़ रही हूं। महामारी के दौरान ब्लड कहाँ से आता है? महामारी के दौरान महिलाओं के शरीर में बनते हैं अंडे। महिलाओं के शरीर में हर 28 दिन की साइकिल के अंदर अंडे बनते हैं। जब वो अंडे निषेचित नहीं हो पाते हैं, वो अंडे फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं, यानी महिला के शरीर में शुक्राणु जाकर अंडे को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अंडे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो जो ब्लीडिंग होती है वो उन क्षतिग्रस्त अंडों का ही रक्तस्राव होता है। साथ में वो अंडे जब क्षतिग्रस्त होंगे तो जो यूट्रस की लाइनिंग है, यूट्रस की दीवारें, वहां की मांसपेशियां भी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिससे ब्लीडिंग शुरू होती है महिलाओं में। ठीक है, तो ये दोनों हार्मोन के काम आपने पढ़ लिए। आ जाओ, अब हम पिट्यूटरी के अगले हार्मोन की बात करेंगे। तो भाई पिट्यूटरी का अगला हार्मोन, छठा हार्मोन है GH हार्मोन। GH हार्मोन का एक और नाम है, इसको हम STH के नाम से भी जानते हैं। STH, मैडम जी GH की फुल फॉर्म बताओ पहले। तो GH है ग्रोथ हार्मोन, इसको कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन। तो ये वृद्धि हार्मोन के नाम से जाना जाता है, वृद्धि हार्मोन कहते हैं इसको, ग्रोथ हार्मोन। अच्छा मैम, अब हमें ये जो STH है इसकी भी फुल फॉर्म बताओ। बेटा GH का ही दूसरा नाम होता है STH, तो इसको बोलते हैं सोमैटोट्रोफिक हार्मोन। ठीक है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, इसको कहते हैं सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, यानी कि इसको कहेंगे हम लोग सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। भैया जोमैटो से याद रख लेना सोमैटो, तो जोमैटोट्रोपिक हार्मोन भी इसको आप याद करने के लिए बोल सकते हो। जोमैटो है ना जिससे ऑर्डर करते हैं खाना, तो ये सोमैटो है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। तो मैडम ये दोनों हार्मोन एक ही हैं क्या? तो हाँ भाई बिल्कुल, ये दोनों एक ही हैं, नाम इनके अलग अलग हैं। जैसे तुमने कई बार कई बच्चे देखे होंगे, उनको घर पे प्यार से मम्मी बुलाती है चिंकू, लेकिन स्कूल में उनका नाम कुछ और होता है। तो चिंकू का ही नाम स्कूल में कुछ और, यानी प्रियांश वगैरह कुछ भी रख दो, वो है। ठीक है, लेकिन ये एक ही हार्मोन है जिसके दो नाम है, तो प्यार से इसको हम GH कह देते हैं, लेकिन साइंटिफिकली इसका नाम STH है, सोमैटोट्रोफिक हार्मोन। अब हम लोग आगे बात करेंगे मैम ये हार्मोन काम क्या करता है। तो देखो काम इसके नाम में ही छुपा हुआ है, यार इसका नाम क्या है? वृद्धि हार्मोन। तो ये क्या करता है? मांसपेशियों और हड्डियों में वृद्धि करता है। तो इसका काम होता है पेशियों व हड्डियों में वृद्धि करना। तो ये हमारी मांसपेशियों और हड्डियों में वृद्धि करता है प्यारे बच्चे। जब आप पैदा हुए थे आप बहुत छोटे से थे, तो क्या आज भी आप इतने ही हो जितने पैदा हुए थे? तुम कहोगे नहीं मैम आज तो हमारी हाइट काफी बढ़ चुकी है, हम तो चुन्नक से पैदा हुए थे, हर बच्चा चुन्नक सा पैदा होता है। अब आप जब धीरे धीरे बड़े होगे, ग्रोथ करोगे तो बड़े हो जाते हो, तो आपकी मांसपेशियां और हड्डी ग्रोथ कर रही हैं, जिस वजह से आपकी हाइट बढ़ रही है और आप बड़े हो रहे हो। तो ये आपके शरीर में क्यों हो रहा है? आपकी ग्रोथ क्यों हो रही है? तो यही वाला हार्मोन आपकी ग्रोथ करा रहा है। तो ये वृद्धि हार्मोन है, ये आपकी मांसपेशियों और हड्डियों में वृद्धि करता है। तो लिखेंगे ग्रोथ इन मसल्स, इसका काम क्या होता है? ग्रोथ इन मसल्स एंड बोन्स। तो ये हमारी मसल्स और बोन्स में क्या करता है? ग्रोथ करता है। ठीक है, अब कई बार ये हार्मोन हमारे शरीर में ज्यादा बन जाता है, कई बार ये कम बन जाता है। तो जब इस हार्मोन की अधिकता हमारे शरीर में हो जाएगी, जब हमारे शरीर के अंदर ये GH हार्मोन अधिक हो जाएगा, मोर अमाउंट में जब ये बनेगा, जब ये हमारे शरीर में मोर अमाउंट में बनना शुरू हो जाएगा, बहुत ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा, तो एक बीमारी हो जाती है। इस बीमारी को हम लोग कहते हैं जिग्नेटिज्म। क्या कहते हैं? जिग्नेटिज्म इसको कहा जाता है, जिग्नेटिज्म।
ठीक है, जिग्नेटिज्म इसको कहा जाता है, या एक और नाम है, जिग्नेटिज्म बोल दो या एक्रोमोगैली बोल दो। तो दूसरे नाम है एक्रोमेगैली, ठीक है, एक्रोमेगैली। तो ये आपको एक्रोमेगैली के नाम से बहुत पूछा जाता है, एक्रोमेगैली। तो एक्रोमेगैली या जिंजेटिज्म, ठीक है, लिख लेना, जिंजेटिज्म। तो ये एक बीमारी है बेटा, इस बीमारी का कारण होता है हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा हो जाना। इन दोनों बीमारियों को मैम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? तो इन दोनों ही बीमारियों को हिंदी में बोलते हैं भीम कायता रोग। भीम कायता रोग। प्यारे बच्चे, आप ऐसे हो जाओगे जैसे महाभारत में भीम था। जैसे महाभारत में कौन था? भीम। भीम तुमने देखा था, भीम बहुत लंबा था, भीम बहुत लंबा बहुत चौड़ा इंसान था, है ना। ऐसे बोलते हैं कि उसकी हाइट जो थी 9 फीट के आसपास, या भीम का हमने सिर्फ नाम सुना है कि भाई भीम के जैसे हो जाते हैं। तो भीम बहुत लंबा था, बहुत चौड़ा था, ऐसे हो जाते हैं हम, भीम कायता रोग हो जाता है। बहुत ज्यादा हाइट हो जाएगी हमारी, 8-8 फीट 9-9 फीट के हो जाएंगे, और बहुत ज्यादा चौड़े भी हो जाएंगे, जैसे द ग्रेट खली। खली का नाम तुमने सुना है ना, खली कितने लंबे हैं और कितने हेल्दी हैं, ऐसे हो जाते हैं। तो ये एक बीमारी होती है बेटा, जिसको कहते हैं एक्रोमेगैली या जिंजेंटिज्म, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि मैम जब ये हार्मोन हमारे शरीर में कम हो जाता है, भाई जब ज्यादा है तो कम भी हो सकता है। जब ये हमारे शरीर में कम होता है, लेस अमाउंट में निकलता है, तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? तो जब ये हमारे शरीर में कम है तो भैया बोनापन हो जाता है। कौन सी बीमारी? बोनापन। तुमने देखे है ना कि बहुत छोटे छोटे बोने लोग सर्कस में काम करते हैं, तो वो बोने क्यों रह जाते हैं? क्योंकि उनकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो जीएच हार्मोन निकाल नहीं रही है पर्याप्त मात्रा में, तो बहुत कम अमाउंट में निकाल रही है, जिससे उनके अंदर उनकी जो ग्रोथ है, हड्डी और मांसपेशियों की ग्रोथ हो नहीं पाती, और वो बोने रह जाते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं ड्वार्फिज्म बीमारी। बोनेपन को कहा जाता है ड्वार्फिज्म। तो आपको पूछेगा कि इसकी अधिकता से कौन सी बीमारी हो जाएगी और कमी से कौन सी बीमारी हो जाएगी, ठीक है। अगर किसी विमेन का ट्यूबेक्टोमी हो जाता है तो उसे महामारी हो सकते हैं बेटा, बिल्कुल हो सकते हैं। ट्यूबेक्टोमी का मतलब होता है कि ट्यूब को ब्लॉक कर दिया है, ट्यूब के अंदर अब शुक्राणु नहीं जाएंगे, शुक्राणु नहीं जाएंगे तो अंडाणु से नहीं मिलेंगे, अंडाणु से नहीं मिलेंगे तो फिर प्रेगनेंसी नहीं होगी। ये है ट्यूबेक्टोमी का मतलब। ये नहीं है कि अब उसमें अंडे नहीं बनेंगे, भाई नेचुरल प्रोसीजर है, एग तो उसमें अभी भी बनेंगे, सिर्फ एग शुक्राणु से नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ट्यूब को बंद कर दिया है और बंद ट्यूब के अंदर शुक्राणु अब नहीं जा सकते। तो ट्यूबेक्टोमी होने के बाद भी महामारी चक्र बिल्कुल होता है, ठीक है। चले भाई, हाँ शायद मैं कल क्लास नहीं लूंगी, बिल्कुल सही बात एक बच्चे ने बताया है। तो बिल्कुल अगर बेटा मैं कल क्लास लूंगी तो शेड्यूल करा दूंगी क्लास को, और अगर आपको क्लास शेड्यूल हो रखी है और 1 घंटे पहले हटी हुई दिखे तो समझ जाना मैडम की क्लास नहीं होगी, ठीक है। हाँ कल मैंने आपको बताया ना, वो जो मेरी दादी साथ जो थी वो एक्सपायर हो गई हैं, तो कल उनका 13वीं वाला जो संस्कार होता है वो है, तो उसमें पहुंचना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, क्योंकि दादी सास थी तो मेरा जाना थोड़ा जरूरी हो जाता है, ठीक है। मैं क्लासेस की वजह से ही इसीलिए गई नहीं हूँ, वैसे तो वहां मुझे रहना था तब तक 13वीं नहीं होती, लेकिन क्योंकि क्लासेस का आपका बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है इसलिए मैं वहां नहीं जा पाई हूँ, लेकिन 13वीं वाले दिन मुझे जाना पड़ेगा। तो आ जाओ अब हम लोग आगे बात करते हैं बेटा। तो इसके बारे में इतनी चीजें आपको पढ़कर जानी है। तो अब हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के कल 6 हार्मोन पढ़े थे, आई थिंक हमने 6 के 6 कर लिए हैं जो अग्रभाग से निकलते हैं। अब पिट्यूटरी के मध्य भाग से कौन सा हार्मोन निकलता है, एक बार इसको देख लीजिएगा, मध्य भाग, ठीक है। मध्य भाग की बात करेंगे, मिडिल पार्ट की बात करेंगे, तो मिडिल पार्ट से निकलता है प्यारे बच्चे एक हार्मोन जिसका नाम है मोलेनो मोलैकोट्रोफिक हार्मोन, MTS बोल देते हैं इसको, या मोलैको स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH के नाम से भी इसको जानते हैं। इसका ये एक ही हार्मोन है, तो कभी कभी इसको मोलैकोट्रोपिक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, मोलैकोट्रोपिक हार्मोन ये भी बोल दिया जाता है इसको, या कभी कभी इसको मोलैको स्टिमुलेटिंग
स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है, मोलैको स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये दोनों ही नाम इस हार्मोन के होते हैं, तो लिख सकते हो मोलैको उद्दीपक हार्मोन, उद्दीपक हार्मोन हिंदी में, ठीक है, और ऊपर मोलैकोट्रोपिक हार्मोन, यहाँ पर ट्रोपिक आ जाएगा बस, और यहाँ पर उद्दीपक आ जाएगा। चलो, तो ये क्या काम करता है भाई, तो ये आपके शरीर के अंदर आप लोगों का क्या कर रहा है बेटा, जो आपके शरीर पर आप देखते हो तिल हो जाते हैं, मस्से हो जाते हैं, वो इसी की अधिकता के कारण होते हैं। तो ये आप लोगों की त्वचा के रंग का निर्धारण करेगा, त्वचा का रंग, ठीक है, त्वचा के रंग का निर्धारण। वैसे तो मेलेनिन करता है, मेलेनिन तो एक पिगमेंट है, लेकिन ये जो है ये एक हार्मोन है, तो हार्मोन भी है जो आपके शरीर में बनते हैं और आपके शरीर के अंदर आपकी त्वचा की फेयरनेस, डार्कनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो त्वचा के रंग का निर्धारण, कलर ऑफ स्किन, तो आपकी कलर ऑफ स्किन के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल। इसी की वजह से जब ये हमारे शरीर में अधिक बनेगा, तो अधिक जब ये बनेगा, मोर अमाउंट में जब ये बनेगा, तो हमारी स्किन पर तिल वगैरह हो जाते हैं। तिल बोलते हो ना, बहुत ज्यादा तिल हो जाते हैं चेहरे पर, शरीर पर, तिल और मस्से आ जाते हैं बेटा। तिल और मस्से होना, हमारे शरीर पर तिल और मस्से होना, यानी मोल्स हो जाते हैं बेटा, ठीक है, हमारे शरीर पर मोल्स वगैरह होने शुरू हो जाते हैं, तो ये होता है, ठीक है, समझ में आई बातें। चलो बहुत बढ़िया अभिषेक, बायोलॉजी के क्वेश्चंस बनने लगे हैं तो बहुत बढ़िया। एग्जाम के बारे में भी कोई अपडेट नहीं है बेटा, अभी तो जस्ट आपका, तो मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी आपके जो पद हैं वो डबल कर दिए हैं, तो मुझे लग रहा है कि वापस से फॉर्म फिल किए जाएंगे आप लोगों के, तो थोड़ा उसमें प्रोसीजर अभी लगेगा, तो आपके पास टाइम है अब ज़्यादा थोड़ा और तैयारी करने का। तो आ जाओ आगे बात करते हैं, ये मध्य भाग का हो गया। अब बात करेंगे पिट्यूटरी के पश्च भाग से निकलने वाला हार्मोन। पश्च भाग से, पश्चीरियर पार्ट से कौन सा निकलता है, पिट्यूटरी का पश्चीरियर पार्ट जो होता है वहां से कौन सा हार्मोन निकलेगा। तो पोस्टीरियर पार्ट की बात करते हैं तो दो निकलते थे, एक था एडीएच, एडीएच पहले बात करते हैं एडीएच के बारे में। तो एडीएच हार्मोन पिट्यूटरी के पश्च भाग से निकलता है। फुल फॉर्म है एंटी डाई, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, ठीक है, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, प्रति डाई यूरेटिक, ठीक है, यूरेटिक हार्मोन। तो इसकी फुल फॉर्म है एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन या प्रति डाई यूरेटिक हार्मोन इसको कहते हैं। इसका एक और नाम भी है भाई, इसी हार्मोन को हम लोग वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, वैसोप्रेसिन। तो कभी आपको पूछे कि वैसोप्रेसिन किसको बोलते हैं, वैसोप्रेसिन भी इसी को कहते हैं, वैसोप्रेसिन कहते हैं, इसी को हम लोग वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो एडीएच हार्मोन होता है इसकी फुल फॉर्म होती है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और इसी का दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। नाम तुमने सुना होगा वैसोप्रेसिन। ये क्या करता है, ये मूत्र निर्माण की प्रक्रिया करता है आपके शरीर में, मूत्र निर्माण से संबंधित है ये वैसोप्रेसिन या एडीएच, मूत्र निर्माण से संबंधित है, मूत्र निर्माण से संबंधित होता है, ठीक है, तो मूत्र निर्माण से संबंधित है प्यारे बच्चे, ठीक। तो पेपर में आएगा कि कौन सा हार्मोन, कौन सा हार्मोन है जो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित है, आप बताएंगे एडीएच या वैसोप्रेसिन, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन करता है, और यूरिन कौन बनाती है आपके शरीर में, आपकी किडनी, आपके गुर्दे, तो कहीं ना कहीं ये आपके गुर्दों को नियंत्रित करता है। तो आप लिख सकते हो इस हार्मोन को कि एक तो ये मूत्र निर्माण से संबंधित है और दूसरा गुर्दों की क्रियाविधि को नियंत्रित करता है, गुर्दों की क्रियाविधि, आपकी किडनी की क्रियाविधि को नियंत्रित करता है, गुर्दों की क्रियाविधि, गुर्दों की क्रियाविधि को नियंत्रित करता है। तो ये हार्मोन मूत्र निर्माण के लिए भी जरूरी है और आपके गुर्दों की क्रियाविधि को नियंत्रित करता है। समझ में आ गई बात। कंट्रोल फंक्शन ऑफ किडनी, तो ये करता है कंट्रोल्ड फंक्शन ऑफ किडनी।
तो किडनी के फंक्शन को कंट्रोल करता है ये। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो किडनी के फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो वैसोप्रेसिन इसी को कहा जाता है। अगर आप एक बार फिर से पिट्यूटरी के डायग्राम को देखोगे तो आपको फिर से नजर आएगा कि हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये निकालती है एक और हार्मोन जिसका नाम था एडीएच, जो मैंने अभी अभी बताया। और इसके जस्ट नीचे देखो गुर्दे का फोटो छपा हुआ है, किडनी का फोटो छपा हुआ है। तो दैट्स मीन ये एक ऐसा हार्मोन है जो हम लोगों के शरीर में हमारे गुर्दे को क्या करता है, देखो ये रे गुर्दे और ये रहा एडीएच, तो हमारे गुर्दों को नियंत्रित करता है ये हार्मोन जो होता है। ठीक है, गुर्दों की क्रियाविधि को नियंत्रित करता है। अब आगे बात करेंगे ऑक्सीटोसिन की। तो अगला हार्मोन जो पिट्यूटरी का पीछे वाला हिस्सा निकालता है वो है ऑक्सीटोसिन। तो आओ पिट्यूटरी के पश्च भाग से निकलने वाला, पिट्यूटरी के पश्च भाग से, पिट्यूटरी के पश्च भाग से पोस्टीरियर पार्ट से निकलने वाला जो दूसरा हार्मोन है वो कौन सा है? तो वो है प्यारे बच्चे, आप बताएंगे ऑक्सीटोसिन। पहला यही था एडीएच, अब है ऑक्सीटोसिन। तो दूसरा है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग लव हार्मोन भी कहते हैं। इसको कहते हैं प्यारे बच्चे प्रेम हार्मोन। इसको हम प्रेम का हार्मोन भी कहते हैं, प्रेम का हार्मोन कहते हैं। यानी इसको हम लोग लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो कौन सा हार्मोन है जो पिट्यूटरी से निकलता है और उसको हम प्रेम का हार्मोन कहते हैं? तो आप बताएंगे ऑक्सीटोसिन। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा हार्मोन है, जब किसी महिला की डिलीवरी होगी, अपने बच्चे को जन्म देगी, तो महिला अपने बच्चे से संसार में सबसे ज्यादा प्यार करती है। तो वो जो बच्चे से लगाव होता है ना महिला का पूरी जिंदगी, वो इसी हार्मोन के कारण होता है। तो एक माता से एक बच्चे का जो लगाव होता है वो ऑक्सीटोसिन के कारण ही होता है। इसीलिए आपकी मम्मी आपसे इतना प्यार करती है। ठीक है, तो समझ में आई बातें? तो अपनी मम्मी का दिल नहीं दुखाना है और सिलेक्शन लेना है, कुछ बनकर दिखाना है। समझ में आई ना बातें? बेटा जी, महिलाओं में अंडे बनेंगे और पुरुषों में शुक्राणु बनेंगे, फिर शुक्राणु अंडाणु से मिलेंगे, तभी तो जाकर एक बच्चे का निर्माण होगा। तभी तो जाकर तुम बने हो, हम बने हैं, मैं बनी हूं, इस संसार में हर जीव बना है। तो महिलाओं में अगर अंडे नहीं बनेंगे तो बेटा पुरुषों में अंडे नहीं बनते, पुरुषों में बनते हैं शुक्राणु। तो शुक्राणु महिला के अंडाणु से मैच होंगे, निषेचित होंगे, तब जाकर जाइगोट बनेगा, जाइगोट से पूरा बेबी बनेगा। ये है। तो ये तो जनसंख्या बढ़ाने की एक प्रोसीजर है जो नेचर ने हमें दी है। ठीक भाई? ठीक है भाई, एक सेकेंड रुकना। ठीक है, समझ में आई बातें भाई? तो चलो अब आगे बात करते हैं। अब इसके बारे में और क्या क्या पॉइंट है। ये जो ऑक्सीटोसिन होता है ना, ये महिलाओं में प्रसव पीड़ा शुरू करता है। तो इसके कौन कौन से कार्य हैं वो आप लोग लिख लीजिए। इसके फंक्शन क्या क्या हैं, ये क्या क्या काम करता है वो लिख लीजिए। तो प्यारे बच्चे, ये काम करता है, पहला काम है इसका महिलाओं में प्रसव पीड़ा शुरू करना। ठीक है, महिलाओं में प्रसव पीड़ा शुरू करना, प्रसव पीड़ा शुरू करना। यानी जब महिला की डिलीवरी होती है, 9 महीने बाद जब कोई बच्चा जन्म लेने वाला होता है तो महिला में प्रसव पीड़ा शुरू होती है, लेबर पेन। तो उसी को स्टार्ट करता है ये। तो स्टार्ट्स लेबर पेन। तो ये क्या करता है? स्टार्ट्स लेबर पेन, महिलाओं में प्रसव पीड़ा शुरू करता है। दूसरा काम क्या है इसका बेटा? तो दूसरा काम होता है जब महिलाओं में लेबर हो रहा होता है, महिलाओं की डिलीवरी हो रही होती है, तो प्यारे बच्चे महिलाओं की जो मसल्स है, यूट्रस की जो मसल्स हैं, बच्चा दानी की जो मांसपेशियां हैं, उनमें संकुचन करता है ये, उनको मुलायम बनाता है। तो क्या कहेंगे? गर्भाशय की दीवारों में, गर्भाशय की दीवारों में, गर्भाशय की पेशी में संकुचन करता है, पेशी में संकुचन।
भाई गर्भाशय की पेशी में संकुचन होगा तभी बच्चों को बाहर निकलने की जगह मिलेगी और तभी बच्चा बच्चादानी से बाहर आ पाएगा। तो ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन करता है, कॉन्ट्रैक्शन इन यूटरस मसल। तो यूटरस मसल्स के अंदर ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन करेगा, ठीक है, जिससे बच्चा बाहर आए, बच्चे को बाहर आने के लिए जगह मिले। तो गर्भाशय की जो पेशियां हैं उनको खोलेगा जिससे बच्चा बाहर आ पाए। तीसरा पॉइंट इसका क्या होता है? तीसरा पॉइंट है कि ये महिलाओं के अंदर दूध निर्माण का कार्य करता है। तो प्रसव के बाद, प्रसव के तुरंत बाद, प्रसव के तुरंत बाद, ठीक है, तुरंत बाद का मतलब ऐसे नहीं कि एकदम से तुरंत बाद, मतलब 24 घंटे भी लग सकते हैं, एक दिन भी या 2 दिन भी लग सकते हैं, इस तरीके से। तो प्रसव के तुरंत बाद दूध का निर्माण करना, ठीक है, महिलाओं में दूध का निर्माण करना, महिलाओं में दूध का निर्माण करना। भाई जब कोई बच्चा जन्म लेता है, जैसे आपने जब जन्म लिया था तो आपकी मम्मी ने आपको दूध पिलाया था, है ना, हर माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तो प्यारे बच्चे, प्रसव के तुरंत बाद जो महिला की स्तन ग्रंथियां होती हैं वहां से जो दूध निकलता है वो इसी के कारण निकलता है, ऑक्सीटोसिन के कारण। हर महिला की जब डिलीवरी होगी तो 24 घंटे के अंदर महिला के स्तनों से दूध निकलता है जिसे महिला अपने बच्चों को पिलाती है, तो वो दूध ऑक्सीटोसिन के कारण निकलता है, ठीक है। तो समझ में आ गई बात? तो आप लोग बताएंगे लैक्टेशन, ये पेपर में पूछा जाता है, लैक्टेशन कौन करता है? तो बताएंगे लैक्टेशन आफ्टर डिलीवरी, लैक्टेशन आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी। तो महिलाओं की जब डिलीवरी होगी तो क्या होगा? लैक्टेशन की जो प्रोसीजर होती है वो इसी के द्वारा होती है, ठीक है। लैक्टेशन मतलब दूध का निर्माण होना, ठीक भाई। ठीक है, डिलीवरी के दौरान ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन इसलिए दिया जाता है जिससे जिन महिलाओं में यूट्रस की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं करती। डॉक्टर कई बार सुना है, बोलता है कि यूट्रस का माउथ नहीं खुला है, बच्चादानी का मुंह नहीं खुल रहा है, तो फिर सर्जरी करनी पड़ती है। तो उस मतलब कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए मसल्स में ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। अब आ जाओ आगे बात करते हैं। अब ये इंजेक्शन जानवरों में भी दिया जाता है, जो बेटा दुधारू जंतु होते हैं, दुधारू, दुधारू जंतुओं को ये दिया जाता है। दुधारू जंतुओं को अधिक दूध उत्पादन के लिए, अधिक दूध उत्पादन के लिए, जब अधिक दूध उत्पादन करें जो दुधारू जंतु होते हैं, उत्पादन के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है प्यारे बच्चे, ठीक है, इंजेक्शन देते हैं। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि कौन से हार्मोन का इंजेक्शन दुधारू जंतुओं को अधिक दूध उत्पादन के लिए दिया जाता है? तो आप कहेंगे ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन। आपके घरों में गाय भैंस होगी, आपने देखा होगा जब वो दूध नहीं देती हैं तो उनको इंजेक्शन लगाते हैं, वो भी ऑक्सीटोसिन होता है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन is given, is given to, is given to animal, is given to animal for more milk production, for more milk production, ठीक है। तो ज्यादा दूध उत्पादन के लिए दुधारू जंतु जैसे गाय भैंस इनको भी दिया जाता है ये इंजेक्शन, ठीक। क्लियर भाई, समझ में आ गई बात? अब एक चीज और याद रखोगे आप लोग, एक और चीज होती है, आपको पूछा जाता है क्लोस्ट्रम क्या होता है, क्लोस्ट्रम क्या होता है, क्लोस्ट्रम, ठीक है। तो क्लोस्ट्रम जो होता है बेटा, ये क्लोस्ट्रम एक तरीके का दूध है। क्या है ये? क्लोस्ट्रम होता है एक दूध। कैसा दूध है? तो माता के स्तन से, माता के स्तन ग्रंथि से, स्तन ग्रंथि से निकलने वाला, निकलने वाला प्रथम, प्रथम गाढ़ा पीला दूध, ठीक है, गाढ़ा पीला दूध। तो ये होता है क्लोस्ट्रम, ठीक है। तो लिखना फर्स्ट, फर्स्ट येलो मिल्क, फर्स्ट येलो मिल्क
released from mammary gland, ठीक है। तो भाई प्यारे बच्चे, जो महिलाओं के अंदर पहला गाढ़ा दूध निकलता है उसी को कहते हैं क्लोस्ट्रम। इस क्लोस्ट्रम में एक एंटीबायोटिक होती है, एक एंटीबॉडी होती है इसके अंदर। कौन सी एंटीबॉडी होती है इसके अंदर? तो इसके अंदर एक एंटीबॉडी होगी, एक प्रतिरक्षी होती है इसके अंदर। उस प्रतिरक्षी का नाम है इम्यूनोग्लोबिन ए। पेपर में पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चे, जब आप पैदा हुए थे तो माता जी जो थी, मम्मी जी जो थी, उनके स्तन ग्रंथियों से पहला गाढ़ा जो दूध निकला था वो आपने पिया होगा। उसको पीना बहुत जरूरी होता है। ऐसा बोलते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे को माता का ही दूध पिलाया जाए, और शुरुआत में जो सबसे पहला दूध माता से निकल रहा है उसको जरूर पिलाया जाए, क्योंकि उसमें एक इम्यूनोग्लोबिन होती है ए, जो बच्चे को रोगों से लड़ने की शक्ति देती है। ये इम्यूनोग्लोबिन और दूसरी खाने की चीजों में नहीं होती, ये केवल माता के पहले गाढ़े दूध में होती है, जिसे क्लोस्ट्रम कहते हैं। तो इस क्लोस्ट्रम में इम्यूनोग्लोबिन ए होती है। जो बच्चा इस दूध को पिएगा उसके अंदर ये जाएगी और बच्चे में रोगों से लड़ने की शक्ति मिलेगी बच्चे को। तो ये जरूरी होता है कि बच्चे को माता का दूध पिलाएं। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक बेटा, वो डॉक्टर ही आपको प्रिस्क्राइब करेगा, हम खुद इंजेक्शन नहीं लगा सकते। ठीक, समझ में आ गई बात? तो ये भी आपको याद रखना है। अब मैं आगे बढ़ रही, आपको बातें आ गई होंगी। ठीक है, चलो अब मैं आगे की तरफ बढ़ रही हूँ। अब आप लोगों को पढ़ना है कि मैम पिट्यूटरी से निकलने वाले हमने सारे हार्मोन पढ़ लिए हैं। अब हमें अगली ग्रंथि की तरफ आप ले जाइए। तो अगली ग्रंथि की तरफ अब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अगली ग्रंथि क्या है भाई? अब आप लोगों की ब्रेन के अंदर ही जो दूसरी ग्रंथि पाई जाती है, दूसरी ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड। अगली ग्रंथि है पीनियल ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में पीनियल काय। क्या बोलते हैं? पीनियल काय, पीनियल काय। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है? इसकी भी लोकेशन आपको पूछेगा, ये कहाँ होती है इसका भी स्थान आपको पूछेगा। तो आप लोग बताएंगे ये पाई जाती है हम लोगों के ब्रेन में ही। तो जैसे पिट्यूटरी हमारे ब्रेन में थी, वैसे ये दूसरी ग्रंथि है जो हम लोगों के मस्तिष्क में पाई जाती है। तो ये भी हमारे मस्तिष्क में होती है, पीनियल ग्लैंड। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये भी हमारे मस्तिष्क में ही होती है। आगे अगर हम लोग बात कर कर चलते हैं तो आगे हम लोग बात करेंगे कि जो हमारी पीनियल ग्लैंड है, इसका कुछ और नाम भी है। तो इसको कहते हैं तीसरी आंख। इसे हम तीसरी आंख भी कहते हैं, तीसरी आंख कहते हैं इसको। तो ये एक ऐसी ग्रंथि है जिसको हम तीसरी आंख कहते हैं, थर्ड आईज के नाम से जानते हैं, थर्ड आईज, क्योंकि ये हमारे मस्तिष्क में बीचों बीच होती है। जैसे शिवजी को यहाँ पर तीसरी आंख थी, शिव जी की तीसरी आंख खुलती थी तो महाकाल मच जाता था। वैसे ही हमारे शरीर की तीसरी ग्रंथि ये तीसरी आंख है, क्योंकि ये भी हमारे मस्तिष्क में यहाँ पर होती है। आगे अगर बात करते हैं तो मैम ये कौन सा हार्मोन निकालती है? तो इससे निकलने वाला मुख्य हार्मोन जो है वो एक है, जो आप लोगों को करना है याद। तो ये निकालती है एक हार्मोन। उस हार्मोन का नाम क्या है? तो उस हार्मोन का नाम है, इससे निकलने वाला जो एक मुख्य हार्मोन है उसका नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन, क्या नाम है भाई? मेलाटोनिन। ठीक है, तो ये निकालती है मेलाटोनिन हार्मोन, ये निकालती है मेलाटोनिन हार्मोन। ये मेलाटोनिन हार्मोन किस नाम से जाना जाता है? तो इस मेलाटोनिन हार्मोन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। इस मेलाटोनिन हार्मोन को हम लोग बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या बोलते हैं भाई? जैविक घड़ी बोलते हैं इसको। इस हार्मोन को हम जैविक घड़ी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन हमारे शरीर के अंदर हमें बताता है कि कब हमें जागना है, कब हमें सोना है। तो ये जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है ये हमारी जैविक घड़ी है, घड़ी की तरह काम करता है। ये हमें बताएगा कब सोना है, कब जागना है। तो ये हार्मोन जो होता है कौन सी ग्रंथि निकालती है? पीनियल। ठीक है, तो आपको पूछ सकता है कि ये हार्मोन क्या काम करता है? तो ये जागने और सोने के बारे में बताएगा, जागने व
सोने की क्रिया को, जागने व सोने की क्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक है, जागने व सोने की क्रिया को, जागने व सोने की क्रिया को नियंत्रित करता है भाई। ठीक है, क्या करता है? जागने और सोने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इस हार्मोन का काम ये है। तो बताएंगे कंट्रोल स्लीपिंग साइकिल, कंट्रोल्ड स्लीपिंग साइकिल, आपकी जो स्लीपिंग साइकिल है उसको कंट्रोल करता है। हमारी जो स्लीपिंग साइकिल है उसको कंट्रोल करता है ये। ठीक है, समझ में आ गई बात? बताओ, आगे बढ़ूं अब मैं? तो इतनी चीजें आप लोगों को समझकर चलनी है। ठीक, चलो बढ़ रहे हैं भाई आगे की तरफ। दूसरे बच्चे को एंटीबॉडी कहाँ से मिलेगी? प्यारे बच्चे, मैंने कहा ना, प्रसव, माता की स्तन ग्रंथियों से प्रसव के बाद, मतलब एक बच्चे की डिलीवरी हुई है, डिलीवरी हुई है तो 24 घंटे के अंदर हर बार माता के स्तन ग्रंथि से निकलेगा कोलेस्ट्रॉल। तो पहले बच्चे के लिए भी 24 घंटे के अंदर दूध पिया, दूसरा बच्चा हुआ उसने भी 24 घंटे के अंदर दूध पिया, तो वो जो 24 घंटे के अंदर दूध बन रहा है गाढ़ा पीला प्रसव के बाद, वो होता है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, चलो आओ अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आपको आगे बढ़कर क्या पढ़ना है कि भाई अगली ग्रंथि कौन सी है? तीसरे नंबर की ग्रंथि। तो तीसरी ग्रंथि की बात करेंगे हम लोग। तो तीसरी ग्लैंड है जो हमारे गले में पाई जाती है, थायराइड। तीसरी ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। तो भाई तीसरी ग्रंथि है थायराइड ग्लैंड, जिसको कहते हैं अवटु ग्रंथि, जिसको हम लोग कहते हैं अवटु ग्रंथि। ये अवटु ग्रंथि कहाँ होती है? तो भाई आप लोगों ने इसके बारे में तो बहुत चीजें सुन रखी हैं, इसका स्थान कहाँ है? तो ये प्यारे बच्चे, ये कहाँ पाई जाती है आप बताएंगे? हमारी थ्रोट में होती है। कहाँ होती है? थ्रोट में होती है, हमारी गर्दन में होती है। तो ये हमारी गर्दन में है यहाँ। जैसे कि आओ देखते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं हमारी पीनियल ग्लैंड, जो मैंने अभी अभी पढ़ाई है, तो ये आपकी पीनियल ग्लैंड है प्यारे बच्चे, जो आपको यहाँ ये दिखाई दे रही है, ये हमारी पीनियल ग्लैंड है, ये हमारी पीनियल काय, जो अभी अभी मैंने पढ़ाया था वो है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि मैडम जी हमारी थायराइड ग्रंथि कहाँ है, तो ये है भाई तुम्हारी थायराइड ग्लैंड, तुम्हारे गले में होती है। दिख रही है ये जहां जहां मैं पेन चला रही हूँ, ये तुम्हारी थायराइड ग्रंथि है। बटरफ्लाई शेप्ड, तितली के आकार की ग्रंथि है ये। तो तुम्हारे गले में, तुम्हारे थ्रोट के अंदर होती है ये थायराइड ग्लैंड। तो तुम्हारे गले के अंदर तितली के आकार की एक ग्रंथि है जिसको कहते हैं थायराइड ग्लैंड। अब ये जो थायराइड ग्लैंड होती है, इसकी शेप अब आपको मैंने बताई दी। तो कभी भी पेपर में पूछेगा कि इस ग्रंथि की शेप कैसी होती है, तो इसकी जब शेप की बात करेंगे, आकृति की बात करेंगे, तो ये ऐसी लगती है जैसे कोई तितली हो भाई। तो तितली के आकार की होती है तितली, बटरफ्लाई शेप्ड होती है। तो इसको हम लोग बटरफ्लाई ग्लैंड भी बोलते हैं, बटरफ्लाई ग्लैंड भी इसको कहा जाता है। जैसे कोई तितली होती है ये वैसी दिखती है। अंग्रेजी में कभी कभी जैसे आप एच बना देते हो ना, वैसी भी कभी कभी ये दिखती है, जैसे अंग्रेजी में एच बन जाता है, इस तरीके की ये ग्रंथि आपको दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे बटरफ्लाई हो, या ऐसा लगता है जैसे एच बन रहा हो। आओ आगे बात करते हैं अब हम लोग। अब आगे बात करेंगे कि मैम ये जो ग्रंथि होती है थायराइड ग्लैंड, ये कौन से पोषक पदार्थ को अपने अंदर लेती है, या कौन सा पोषक पदार्थ है जो इस ग्रंथि के लिए जरूरी होता है? तो आप बताएंगे आयोडीन। ये ग्रंथि आयोडीन के साथ कार्य करती है। तो आयोडीन की मात्रा की आवश्यकता होती है, आयोडीन की मात्रा की आवश्यकता होती है। तो ये ऐसी ग्रंथि है हमारे शरीर में जिसको कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, या आयोडीन की मात्रा की आवश्यकता होती है। तो बताएंगे नीड अ अमाउंट ऑफ आयोडीन। ठीक है, नीड अ अमाउंट ऑफ आयोडीन। आयोडीन इसको बहुत ज़रूरी है कार्य करने के लिए। अगर आपके शरीर में आयोडीन नहीं है तो ये ग्रंथि सो जाएगी फिर आराम से।
भैया ये ग्रंथि फिर काम ही नहीं करेगी, उल्टे सीधे काम करेगी फिर ये। तो इसको जरूरत होती है आयोडीन की कार्यकृत करने के लिए। चलो आगे बात करते हैं। अब ये ग्रंथि कौन से हार्मोन निकालेगी भाई? तो ये ग्रंथि मेनली 2 हार्मोन निकालती है आपके शरीर के अंदर। मुख्य रूप से ये 2 हार्मोन निकालेगी। कौन कौन से 2 हार्मोन? तो एक है, आपने बड़ा नाम सुन रखा है, थायरॉक्सिन। नाम सुना है कभी? थायरॉक्सिन हार्मोन का नाम सुना है? तो एक हार्मोन है थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन। एक तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन निकालती है और दूसरा ये निकालती है कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन। दूसरा ये हार्मोन निकालेगी कैल्सीटोनिन। तो ये 2 हार्मोन निकालती है, थायरॉक्सिन और कैल्सीटोनिन। कभी भी पूछे कि थायरॉक्सिन और कैल्सीटोनिन हार्मोन हमारे शरीर में कौन सी ग्रंथि निकालती हैं, आप बताएंगे ये निकालती है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो 2 हार्मोन निकालती है ये ग्रंथि, थायरॉक्सिन और कैल्सीटोनिन। थायरॉक्सिन हार्मोन का ना एक और नाम है, इसको हम T3 और T4 भी कहते हैं। T3 और T4 हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन के ही रूप होते हैं। ठीक भाई, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? चलो तो अब हम आगे बात करते हैं। हाँ, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि स्वेलिंग करने लग जाती है, बिल्कुल अभी ये सब चीजें बताऊंगी। ऐसी कौन सी रक्त वाहिनी है जिसमें ब्लड ऑक्सीजन रहित प्रवाहित होता है? ऑक्सीजन रहित ब्लड तो प्यारे बच्चे आपकी उसमें होता है, वेन्स में। मैंने बताया था ना, जो आप लोगों की शरीर की शिराएं हैं उनमें ऑक्सीजन रहित ब्लड रहता है। वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड रहेगा, ऑक्सीजन उस ब्लड में नहीं होती है। ठीक है मैम, सबसे बड़ी सेल कौन सी है? ओवा। मैंने आपको कोशिका वाले चैप्टर में लिखवाया था कि शरीर की सबसे बड़ी सेल होती है ओवम, अंडाणु कोशिकाएं। ठीक है, ठीक है, आ जाओ अब आगे बात करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे तो इसकी इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं। तो देखो, जैसे कि आप इस फोटो को देख रहे हो, तो मैंने आपको ये वाला हार्मोन तो पढ़ा ही दिया है, TSH, जो कि कौन सी ग्रंथि निकालती थी? आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड निकालती थी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो थी वो इस ग्रंथि को एक्टिव करने वाला हार्मोन निकालती थी, जो था आप लोगों का TSH। ठीक है, डॉक्टर कभी भी आपकी थायराइड ग्रंथि जब गड़बड़ करती है तो डॉक्टर पहले यही कहेगा कि पहले TSH हार्मोन निकाल के टेस्ट करा के आओ। तो TSH हार्मोन पहले आप टेस्ट कराते हो, फिर जब ये टेस्ट हो जाता है उसी से, क्योंकि जब ये हार्मोन सही होगा तभी ये हार्मोन भी सही निकलेंगे। तो मैंने क्या बताया कि जो पिट्यूटरी होती है ये निकालती है आप लोगों का थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन को ही हम T3 और T4 बोलते हैं, और दूसरा ये निकालती है कैल्सीटोनिन हार्मोन। अब इन दोनों हार्मोन के बारे में करेंगे हम लोग बात। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे कि मैम जो कैल्सीटोनिन या थायरॉक्सिन होते हैं ये क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा थायरॉक्सिन के बारे में। थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन जो होता है बेटा, ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है, ये हार्मोन हमारे मेटाबॉलिक रेट को बनाकर रखता है। इसका काम क्या होता है आप बताएंगे? शरीर की उपापचय दर को नियंत्रित करता है, शरीर की उपापचय दर को नियंत्रित करता है, उपापचय दर को नियंत्रित करता है। मैम उपापचय दर क्या होती है? पहले लिखो फिर समझाती हूँ। तो शरीर की उपापचय दर को नियंत्रित करता है ये, तो लिखना कंट्रोल मेटाबॉलिक रेट, कंट्रोल्ड मेटाबॉलिक रेट। हमारे शरीर का मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करता है। जो भी आप खाना खाते हो वो खाना कितने अच्छे से आपके शरीर में पच रहा है, आपके शरीर में जो हार्मोन बन रहे हैं, एंजाइम बन रहे हैं, वो कितने बढ़िया तरीके से बन रहे हैं, एकदम फिक्स अमाउंट में बन रहे हैं। ये होता है हमारा मेटाबॉलिक रेट। तो मेटाबॉलिक रेट में पूरी पाचन की क्रिया, पूरा हार्मोन बनना, पूरे एंजाइम बनना आपके शरीर में, ये सब आ जाता है। तो ये आपके शरीर में आपके पाचन की क्रिया को कंट्रोल करेगा। खाना बढ़िया पचना चाहिए और टाइम से बचना चाहिए, है ना। आपने देखा है ना कि एक बीमारी होती है थायराइड करके, एक बीमारी होती है। उस बीमारी में क्या होता है, या तो व्यक्ति बहुत मोटा होता चला जाता है, किसी को अगर थायराइड है तो वो मोटा होता चला जाता है, और अगर किसी को थायराइड है या फिर वो बहुत पतला होता चला जाता है। 2 तरीके के होते हैं थायराइड, मोटा करने वाला,
पतला करने वाला। तो प्यारे बच्चे जो मोटा करने वाला थायराइड है उसमें भी आपका मेटाबॉलिक रेट गड़बड़ हो जाएगा, और पतला करने वाला है उसमें भी आपका मेटाबॉलिक रेट गड़बड़ हो जाएगा। मोटा करने वाले में क्या होगा कि आपका खाना आपके शरीर में जो पचने चाहिए, जैसे वसा आपके शरीर में पचनी चाहिए, डाइजेस्ट होनी चाहिए, वो पचेगी ही नहीं। पचेगी नहीं तो आपके शरीर पर चढ़ेगी, शरीर पर चढ़ेगी तो आप मोटे होते जाओगे। यही है थायराइड। ठीक है, आपके दिल की धड़कन बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी सांस फूलनी शुरू हो जाएगी, ये सब सिम्टम आप में आने शुरू हो जाएंगे। तो ये है थायराइड। या पतला हो जाओगे आप लोग तो बहुत ज्यादा पतले, यानी कि जो थोड़ा बहुत जरूरी फैट आपको चाहिए वो भी आपके शरीर से निकल जाएगा, तो शरीर में बिल्कुल पतला हो जाएगा आपका, और वहां भी आपको सांस चढ़ना शुरू, या आपके दिल की धड़कन, आपको चक्कर आना शुरू, ये बीमारियां होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये 2 तरीके का थायराइड है। तो ये सब कुछ मेटाबॉलिक रेट के ऊपर नीचे से होता है। अगर मेटाबॉलिक रेट एकदम परफेक्ट है तो खाना भी बढ़िया पचेगा, शरीर भी आपका बढ़िया रहेगा, ना मोटे ना पतले, एकदम परफेक्ट रहोगे। ठीक है, तो ये आपके शरीर के मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। ठीक, क्लियर। अब ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है, यही वो हार्मोन है जिसको चाहिए प्यारे बच्चे आयोडीन। मैंने कहा ना कि ये जो ग्रंथि है इसको आयोडीन चाहिए, तो इसी हार्मोन को चाहिए होता है आयोडीन। ये हार्मोन थोड़ा नखरालू है, अगर इसको आयोडीन कम आपने दिया तो ये ज्यादा या कम, अगर आपने इसको आयोडीन कम दिया तो ये क्या करेगा, आयोडीन की कमी की वजह से कम निकलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको इसने आयोडीन की कमी हो गई इस हार्मोन के लिए तो ये कम निकलेगा, कम निकलेगा तो तुम्हारी थायराइड ग्रंथि को सुजा देगा, सूजन आ जाएगी तो घेंगा रोग हो जाएगा। तो अब हम वही पढ़ने वाले हैं कि ये हार्मोन जब हमारे शरीर में कम हो जाता है तब क्या होता है, ज्यादा हो जाता है तब क्या होता है। तो आइए भाई, एक तरफ हेडिंग डालेंगे हाइपरथायरोडिज्म, एक तरफ हेडिंग डालेंगे हाइपोथायरोडिज्म। ये लाइन मुझसे जिंदगी में कभी सीधी खींची नहीं सकती, पता नहीं भैया क्या है, कभी मुझसे लाइन सीधी नहीं खींच सकती। देखना ऊपर से ही टेढ़ी चल रही है, देखो कभी मुझसे ये लाइन सीधी नहीं खींची आज तक। चलो तो भाई देखो, इधर लिखेंगे हाइपोथायरोडिज्म, हाइपोथायरोडिज्म, हाइपोथायरोडिज्म। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में भी हाइपोथायरोडिज्म। ये 2 बीमारियां हैं, ये बीमारियां कब कब होती हैं ये आपको पूछेगा, तो आप लोग लिखना और समझना। इधर लिखा हमने हाइपोथायरोडिज्म, इधर लिखेंगे हाइपरथायरोडिज्म, हाइपरथायरोडिज्म, इधर लिखेंगे भाई हाइपरथायरोडिज्म, हाइपरथायरोडिज्म, थायरोडिज्म। तो ये 2 बीमारियां हैं, इन दोनों बीमारियों में क्या क्या होता है। तो पहले तो आप दोनों बीमारियों के नाम देखो अच्छे से, एक सेकंड मैं तुम्हें दे रही हूँ। दिल की धड़कन तो गर्ल को देखकर तेज हो जाती है, अरे भैया ये तो तुमने बात ही एकदम निराली कर दी है। दिल की धड़कन तो लड़कियों को देखकर तेज होती है। तुम्हें चुड़ैल नहीं देखी, दिखा है कभी, मुझे लग रहा है चुड़ैल को देखकर भी तुम्हारी दिल की धड़कन तेज ही हो जाएगी। जब तुम्हारे सामने कोई चुड़ैल आएगी ना, जब भी तुम तो अपने दिल को थाम नहीं पाओगे, जब भी तुम्हारा दिल उछल उछल कर भागेगा, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। तो अब देखो, मैम ऐसा तो डायबिटीज में होता है, नहीं बेटा डायबिटीज एक अलग है, डायबिटीज में इंसुलिन को पढ़ोगे तुम, तो ये डायबिटीज नहीं है। डायबिटीज बीमारी में हो सकता है कि ये ग्रंथि भी इफेक्टिव हो। ठीक है, चलो तो ये थायराइड होता है बेटा, थायराइड की वजह से होता है। मुंह में छाले विटामिन बी की कमी से होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स की कमी से, या पेट में जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है उसकी कमी से। ठीक है, समझ में आई बात। चलो आओ आगे बात करते हैं। भाई देखो, इन दोनों नामों को आपने अच्छे से देखा, ये है हाइपोथायरोडिज्म, ये है हाइपरथायरोडिज्म। जब हमें ज्यादा गुस्सा आता है तो तुम बोलते हो ना, अरे हाइपर हो गया वो तो एकदम से, यार हाइपर क्यों हो रहा है, शांत हो जा, हाइपर मत हो। हाइपर टर्म कहीं भी लिखी मिले इसका मतलब है ज्यादा। जैसे हाइपर टेंशन की समस्या हो जाती है, यानी बीपी ज्यादा होने की समस्या को कहते हैं हाइपर टेंशन। तो हाइपर शब्द ही दिखाता है ज्यादा को,
अधिकता को। तो जब आपको पेपर में क्वेश्चन आए कि शरीर में जब थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे हाइपरथायरोडिज्म। तो हाइपर का मतलब होता है अधिक, ठीक है, अधिक, और थायरोडिज्म का मतलब है थायरोक्सिन। तो जब आपके शरीर में अधिक थायरोक्सिन हार्मोन हो जाएगा तो आप लोग जो भी जिस बीमारी से जूझेंगे उसको कहते हैं हाइपरथायरोडिज्म। तो अधिक थायरोक्सिन की मात्रा जब हो जाएगी, मोर थायरोक्सिन, मोर थायरोक्सिन जब हमारे शरीर में बनेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं हाइपरथायरोडिज्म। ठीक है, इधर देखो, हाइपो का मतलब होता है कमी, हाइपो का मतलब होता है कमी, और थायरोडिज्म का मतलब है थायरोक्सिन। तो जब हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन कम बनेगा, लेस थायरोक्सिन बनेगा, तो उस बीमारी को हम लोग कहते हैं हाइपोथायरोडिज्म, उसको हम लोग कहते हैं हाइपोथायरोडिज्म। समझ में आ गई बात? ठीक है, क्लियर? बेटा क्या पूछ रहा है एक बच्चा, ट्यूटेना, ट्यूटेनी तो मैंने सुना है, ट्यूटेना तो कोई बीमारी नहीं होती, ट्यूटेना तो कोई बीमारी नहीं है बेटा। चलो आगे बात कर रहे हैं अब हम लोग। तो अब हमने पढ़ा कि जब थायरोक्सिन की मात्रा ज्यादा तो बीमारी हो जाएगी हाइपरथायरोडिज्म, जब थायरोक्सिन की मात्रा कम तो बीमारी हो जाएगी हाइपोथायरोडिज्म। अब हाइपोथायरोडिज्म में क्या होगा, आपके शरीर के अंदर कुछ लक्षण दिखेंगे, जैसे कि आप में हो जाएगा घेंगा रोग, ठीक है, आप में हो जाएगा घेंगा रोग, घेंगा जिसको बोलते हैं गोइटर, और गोइटर भी कई तरीके के हैं। तो कौन सा गोइटर हो जाएगा, आपको हो जाएगा गले का घेंगा, गले का घेंगा। तो पेपर में आता है कि गले का घेंगा जो होता है, यानी नेक गॉइटर जो होता है, वो किसकी कमी के किस वजह से होता है, तो आप बताएंगे कि जो नेक गॉइटर होता है, गले का घेंगा, वो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी की वजह से होता है। और थायरोक्सिन हार्मोन कब कम होगा आपके शरीर में, जब आयोडीन की कमी हो जाएगी। अगर आपके शरीर में आयोडीन की कमी हो गई तो आपको हाइपरथायरोडिज्म, हाइपोथायरोडिज्म हो जाएगा, हाइपोथायरोडिज्म। ठीक है, यानी कि यानी सॉरी, यानी कि आपके शरीर में थायरोक्सिन कम बनेगा। अब कम थायरोक्सिन बनेगा तो फिर आपकी इस ग्रंथि पर दबाव पड़ेगा, ये ग्रंथि सूज जाएगी, सूज जाएगी तो तुम्हारा गला ऐसे आगे को निकल आएगा, इसी को कहते हैं गले का घेंगा। अब गले का घेंगा जो होता है, इसी का एक और नाम है, इसी को हाशीमोटो डिजीज कहते हैं, हाशीमोटो। तुमने गाना तो सुना होगा, हाय रे मेरी मोटो मोटो मोटो, ठीक है, तो भैया एक बीमारी भी है हाशीमोटो डिजीज, इसी को कहते हैं हाशीमोटो रोग। हाशीमोटो रोग में हमारे शरीर के अंदर जो गला है वो सूजकर मोटा होकर बाहर को निकल आता है। ठीक है, ये है बेटा। चलो भैया, हम अंकित कुमार जी, अमित कुमार जी, बहुत सारी जन्मदिन की बधाइयाँ आप लोगों को। ठीक है, और हाँ, एनिमल में ऑस्ट्रिच का अंडा सबसे बड़ी शैल है, बिल्कुल। तो जन्मदिन की बहुत ढेरों शुभकामनाएं, आप जीवन में अच्छा इंसान बने, आपकी बढ़िया सी नौकरी लगे, बढ़िया सी छोकरी आपके जीवन में आए फिर, और अपने माता पिता का खूब नाम आप रोशन करें। ठीक है, चलो। तो अब इतनी बीमारियां हमने पढ़ी हैं, कल की क्लास में मैं आपको यहीं से चीज़ें पढ़ाऊंगी, अब टाइम हो चला है। ठीक, चलो तो भाई, धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय। अच्छा, तुतलाना कल बताती हूँ बेटा।